बिल्कुल। अनुराग जी, चूंकि रुपये की बात चली है तो एक सवाल आपसे पूछूंगा, चूंकि आप देश से बाहर भी बैठे हुए हैं तो एफआई के नब्ज को भी समझते होंगे। जब रुपये आपको 87.5 प्लस हो जाए, आप करें 90-95 तक जा सकता है, तो ऐसे में तो एफआईज आएंगे नहीं, चूंकि उनको नुकसान होगा। मार्केट से भले ही हमें रिटर्न बेहतर मिलने की उम्मीद हो, लेकिन रुपये अगर इस तरह से कमजोर होगा तो आना चाहेंगे नहीं। हाँ, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि मार्जिन्स पे एग्जिट हो भी रहा है, बिकॉज हम्म, अल्टीमेटली एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं कि देखिए 92 तक तो जाएगा ही क्विकली। तो कोई भी नहीं चाहता हम्म, कि तुरंत पैसा डाले। बट देखिए ये लक्ष्मण जी, इस पे अगर मार्केट सेगमेंट होगा तो हम इस पे बात करेंगे। इंडियन मार्केट को जो जो मार्केट्स को अब अगर जो इम्पैक्ट है वो एफआई सेलिंग हम्म, से कम है मार्केट पे। और वो जो डोमेस्टिक आपके आईपीओज और प्रोमोटर सेलिंग और क्यूआईपीज आ रही हैं वो ज्यादा। 35 बिलियन की अच्छा, ये एफआई ये सेलिंग। कैसे? ये कैसे? आपने कुछ रिसर्च किया है इस पे? लक्ष्मण जी, ऐसा है कि 35 बिलियन तो उन्होंने बेचा एफआईज ने पिछले साल, लेकिन हाँ, 35 बिलियन ही डोमेस्टिक क्यूआईपीज और आईपीओज एंड प्रोमोटर्स के थ्रू बेचा गया। अल्टीमेटली दोनों अच्छा, अच्छा। बराबरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। हाँ, अल्टीमेटली देखिए हम्म, लक्ष्मण जी, लो मार्केट में आ रहा है वो हम्म, इतना सिग्निफिकेंट था एसआईपी के थ्रू हम्म, कि उसको किसी को हम्म, एब्जॉर्ब करना चाहिए था, नहीं तो मार्केट आसमान छू जाता। अब उसको, और हम्म, एंड ऑब्वियसली देखिए मार्केट है, इट्स अ बैलेंसिंग फोर्स, बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। और हर समय पे हम्म, किसी को लगता है कि देखिए मैं खरीद लूं, और किसी को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है बेच देते हैं। तो हम्म, किनको लगा बहुत अच्छा मौका है बेचने का? प्रोमोटर्स को। आपके सारे हम्म, आईपीओज, बड़े बड़े आईपीओज आ गए, इवन एमएनसीज आ गई। वर्लपूल ने बोला मैं कंपनी ही बेच दूंगा पूरी इतने पर तो, क्योंकि उसकी यूएस कंपनी से बड़ी इंडियन कंपनी हो गई। हम्म, और प्रोमोटर्स के क्यूआईपीज आ गए। आपने Hyundai देखा, तमाम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के, डोमेस्टिक कंपनीज के आईपीओज आ गए। तो वहां पर ज्यादा हम्म, खतरा है। हमने ओके, अब वो कहते हैं कि हमने देखिए आके मार्केट को बचाया क्योंकि हमने लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली, नहीं तो ये मार्केट कहीं हम्म, आसमान छू जाता और एक्सेसिवली ओवर वैल्यूड हो जाता। बट कहीं ना कहीं ये खेल हम्म, इन्वेस्टर्स को भी समझना पड़ेगा कि, और बाय द वे एफआई सिर्फ देखिए लार्ज कैप में रहते हैं, निफ्टी 50 के आसपास रहते हैं। हम्म, बाकी 450 जो खेल चल रहा है, खेल तो वहां चल रहा है इंडियन मार्केट में, और वहां पर खतरा जो है ज्यादातर ओह, इंडियन इन्वेस्टर्स को डोमेस्टिक हम्म, और प्रोमोटर से है। देखिए वहां पे नजर रहनी चाहिए। एफआई तो ऐसे ही शॉर्ट टर्म मनी है, वो तो आता जाता रहेगा। एफआई का कोई फेस भी हम्म, नहीं है देखिए, बट प्रोमोटर्स का तो फेस है। यू कैन फिगर आउट राइट कि कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। हम्म, देखिए क्या। हम्म। बिल्कुल, ये बहुत ही पते की बात इन्होंने कही। संजय सिन्हा साहब, जब वैल्यूएशन काफ़ी ठीक ठाक बढ़ गया तो सब प्रमोटर अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए, क्यूआईपी लाने शुरू कर दिए, तो क्या वो लोग मान चले थे कि अब इससे ज़्यादा वैल्यूएशन तो हमारा होने ही नहीं जा रहा है? तो ये इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप देखें। नहीं, मैं दोनों जवाब से ले सकता हूँ। मुझे, मेरे अंदर कोई ये नहीं है कि हाथ दीजिए ना बोलिए, दोनों दीजिए। और अनुराग जी और बाकी हमारे पैनलिस्ट सुन भी रहे हैं। तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि दोनों जवाब सही हैं, क्योंकि ये मार्केट क्रिएट कैसे हुआ? ये क्रिएट तो तभी हुआ ना जब कंपनीज ने अपनी पब्लिक इशू लाए और मार्केट में लिस्ट किया। हम्म, और अगर हम्म, लिस्टिंग नहीं होती तो फिर मार्केट में और जब उन जिस लेवल पे उन्होंने लिस्ट किया उस लेवल से तो बहुत सारी कंपनीज के दाम ऊपर बढ़े। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे समय के साथ कंपनीज के स्केल बढ़े, उनके प्रॉफिट्स बढ़े, तो उसका असर हम लोगों को स्टॉक के प्राइसेस में देखने को मिला। ना इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मेरे 35 साल के करियर में मैंने इतने बड़े स्केल पे प्रोमोटर्स को बेचते हुए कभी नहीं देखा। प्रमोटर्स की सेलिंग के कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो कारण ये हो सकता है कि लोग कह रहे होंगे कि बहती गंगा में चलो हम भी हाथ धो लेते हैं, अच्छे लिक्विडिटी में बाजार में शेयर्स निकल रहे हैं तो हम निकाल दें। और इसमें देखिए, ये बाजार का रूल है। आप जब भी बड़ी मात्रा में शेयर्स बेचना चाहते हैं तो आप डल मार्केट में उसको नहीं बेच पाएंगे, आप उसको हमेशा वाइब्रेंट मार्केट में बेच पाएंगे। तो ऐसा माहौल तो खैर भारत में पिछले 2 साल से बन गया है डोमेस्टिक लिक्विडिटी के कारण। तो उन्होंने उसका फायदा उठाया होगा। कुछ कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस अवसर का फायदा इसलिए भी उठाया क्योंकि उनको अपने ही वेल्थ को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। क्योंकि उनकी 90 टू 95% अगर आप किसी प्रमोटर की वेल्थ को देखेंगे तो वो वेल्थ उनके कंपनी की शेयर होल्डिंग की होती है। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी कंपनी हमेशा सालों साल
अच्छी करती जाएगी, कुछ और सेक्टर्स के कंपनीज होंगे जो अच्छा करना करेंगे, तो वो शायद उसमें डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे। लेकिन जो भी हो, सारांश में बात तो ये है कि इतनी बड़ी स्केल पे सेलिंग अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखा जाता तो बाजार इसको बहुत नेगेटिव रूप में लेता। लेकिन चूंकि ये बहुत हाई लिक्विडिटी फ्लोज के समय में हुआ है, तो इसको अब्सॉर्ब कर लिया गया है। और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जस्ट बिकॉज प्रमोटर ने बेचा है तो उस स्टॉक का पीक हो गया है। मतलब अगर आप देखें तो एमएनसीज में तो कई उदाहरण हैं जब उन्होंने बड़े बड़े चंक बाजार में बेचे हैं और उसके बाद उनका स्टॉक का प्राइस दुगना हो गया है। और ऐसा भी हम लोगों ने बाकी भी इंडियन कंपनीज में देखा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है लक्ष्मण जी, ये प्रमोटर की सेलिंग हो या आईपीओज आए, जब तक बाजार में प्रॉफिट की ग्रोथ रहेगी, जब तक अर्निंग्स की ग्रोथ रहेगी, तब तक ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा और समय के साथ इनकी वैल्यूएशन भी हमें जस्टिफाइड मिलेगी। तो देखिए, मेरा तो शुरू से मानना रहा है कि शॉर्ट टर्म में बाजार इवेंट्स को ज्यादा रिएक्ट करता है, मीडियम टर्म में बाजार लिक्विडिटी से ज्यादा निर्धारित होता है, बट लॉन्ग टर्म में बाजार वैल्यूएशन से निर्धारित होता है। तो अभी पिछले साल भर का बाजार अगर आप देखें तो उसका सबसे प्रेडोमिनेंट फैक्टर रहा है लिक्विडिटी, जो कि डोमेस्टिक सोर्सेस से आया है। और अभी मेरे ख्याल से एक ऐसा फेज आ रहा है बाजार का जब ये डोमेस्टिक लिक्विडिटी बरकरार रहेगा कि नहीं, उसकी एक एसिड टेस्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा डेटा, अभी पिछले एक साल की एसआईपी की रिटर्न जो है वो नेगेटिव हो गई है। लोग एसआईपी को ऐसा मान रहे थे कि वो इटर्नल उनको पॉजिटिव ही रिटर्न देता जाएगा, लेकिन जब उनको एसआईपी का नेगेटिव रिटर्न दिखेगा, उसके बाद क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बाजार में पैसा डालते रहेंगे, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पे सिन्हा साहब कही। मैं बख्शी साहब आपके पास और साक्षी आऊँ, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं अनुराग सिंह आपसे चाहता हूँ लेना कि जब एसआईपी के रिटर्न नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे तो जो डीआई पूरे थांबे हुए हैं इस एफआई के बिकवाली में, वो भी तो बेचारे थक जाएंगे। अब तो ये बड़ा कंसर्न है और भी फ्यूचर के लिए। बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। एसआईपी पूरा रेवोल्यूशन डिस्टॉर्ट हो चुका है और ये बिल्कुल एकदम भाग लेंगे उतने ही रफ्तार से जिस रफ्तार से लक्ष्मण जी आए हैं। मैं इस पर 3 सीक्वेंस में 3 लेख लिख चुका हूँ बड़े प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेस डेली में। और कुछ चीजें लोगों को उस समय समझ आती हैं, कुछ चीजें 1-2 साल बाद समझ आती हैं, वो आ जाएंगी, वो प्ले करेगा। अभी भी देखिए तो एसआईपीज में 70 to 80% चर्न हो रहा है। मतलब 50 लाख एसआईपी खुलते हैं, 40 लाख बंद होते हैं। ये क्या शो करता है? एसआईपी तो ऐसा पैसा नहीं था, आपको एक बार खोल के चलने देना चाहिए था, लेकिन चर्न हो रहा है। मतलब लोग रिवॉल्व कर रहे हैं कि ये बंद करो, ये पिछले साल यहाँ 30% रिटर्न आ गया, इधर जाओ, विच इज अ क्लासिक बुल मार्केट। लोग पिछले रिटर्न को चेस कर रहे हैं। एक छोटी सी बात से अगर खत्म करूं लक्ष्मण जी, शंकर नारायण जी जो आईप्रू के हेड हैं, उन्होंने बहुत सेंसिटिव वे में कुछ बातें रखी पिछले हफ्ते। मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। उनका एक वैल्यू डिस्कवरी फंड है, 20 साल 25 साल से पहले से चल रहा है। उन्होंने कहा कि यार अगर ये 20 साल पहले हमारे यहाँ एसआईपी किया होता ना, तो वही स्टोरी, उन्होंने नहीं कहा बट उन्होंने कहा रिटर्न ट्रिमेंडस थे, बट वो जो होता है कि आप 10,000 डालिए 20 साल तक और 8 करोड़ बनेंगे और 7 करोड़ बनेंगे, आई थिंक ऐसा कुछ मामला बनता। तो अगर किसी ने किया होता 1994-95 से एसआईपी, ऐसा क्या आज कोई इन्वेस्टर है? एक भी नहीं है लक्ष्मण जी, जीरो। It is all theoretical. It is very easy to say, but if somebody thinks that they can invest for अगले 20 साल तक वो एसआईपी चालू रखेंगे, तो आप ही धुरंधर ऐसे कहां से आ गए? पिछले 20 साल में क्यों नहीं रखा किसी ने चालू? इतना आसान नहीं होता लक्ष्मण जी। पास्ट में देख के रेट्रोस्पेक्ट में रिटर्न्स को रेप्लिकेट करवा देना बहुत आसान है, लेकिन ये कहना कि अभी अगले साल भी ऐसा होगा, वो समय को लोग नहीं झेल पाएंगे। और ये क्लासिक साइंस है। एक छोटी सी बात और लक्ष्मण जी, एसआईपी में ये रूल था कि लार्ज कैप 50% 60% रखिए, बाकी मिड कैप 20-25% में रखिए और 10% बाकी 10-20% बॉन्ड फंड रखिए। तकरीबन 80% एसआईपी स्मॉल और मिड में जा रहा है लक्ष्मण जी, जो कि इंडस्ट्री की इंटरनल प्रॉब्लम है। उनको
पता है कि इट्स अ प्रॉब्लम, बट हाउ टू मैनेज इट। फिर वो नए नए थीमेटिक फंड लॉन्च करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लार्ज फंड में, लार्ज में पार्क करें, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है, ये क्लासिक मार्केट का ट्रैप है। फ्लेवर बदलते हैं, देखिए मार्केट वही रहता है लक्ष्मण जी। ये तो इंटरनेशनल मार्केट में तमाम जगह देखा देखा है लोगों ने। बस उसके फ्लेवर्स बदलते हैं, हर जनरेशन में एक फ्लेवर बदल जाता है। लेकिन मार्केट वही करता है जो बिल्कुल मार्केट ने लॉन्च करना है, इन्वेस्टर भी वही करता है। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स भी यही करता है, मार्केट के अपने फ्लेवर होते हैं। क्योंकि काफ़ी जैसे साक्षी और बख्शी साहब दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साक्षी, इस पूरे एनालिसिस को आपने सुना, आपको इकोनॉमी में कोई ऐसा साइन दिख रहा है क्या कि ये सारे प्रोडिक्शन को पलट दे? अ, देखिए अभी अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के अनुमान देखेंगे, आज आरबीआई के अनुमान देखेंगे या जो स्ट्रीट पे कंसेंसस है, तो ब्रॉडली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम वही 6.5% ऑप्टिमिस्टिक केस में 7% की ग्रोथ हम देखने वाले हैं। और ये अज्यूम कर चुका है, ये जो ग्रोथ नंबर के मैं प्रोजेक्शंस दे रही हूँ, ये अज्यूम करता है कि बजट में जो भी बूस्ट मिला है, चाहे वो ओवरऑल लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कंजम्पशन के लिए बूस्ट हो, ये सब इसमें ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है। और ऑल्सो जो आरबीआई का पॉलिसी रेट कट है, अभी आज जो रेट कट आया या आगे एक या दो रेट कट और आएंगे, वो भी इस ग्रोथ एस्टिमेट पे अकाउंटेड है। अब यहाँ से जो अपसाइड है ग्रोथ नंबर्स में, वो आई थिंक तभी आ सकती है अगर ग्लोबल नैरेटिव जो है वो इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाए। फॉर इंस्टेंस अगर इंडिया जो ये एक्सपोर्ट की पूरी स्टोरी है उसको काफी ज्यादा कैपिटलाइज कर सके, चाइना बहुत सारे स्पेसेस को विकेट करे या उनपे अगर यूएस टैरिफ डाले तो वो उसका बेनिफिट इंडिया को आए। तो यहाँ से जो अपसाइड है इस ग्रोथ फोरकास्ट में मेरे हिसाब से थोड़ा लिमिटेड है। ये ग्रोथ फोरकास्ट इनहेरेंटली अज्यूम कर रहा है कि कंज्यूमर डिमांड इंप्रूव होगी, रूरल, सिर्फ रूरल नहीं बट ऑल्सो अर्बन में थोड़ी स्टेबलाइजेशन होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें एक रिवाइवल होगा, रिवाइवल होगा। जिसमें हम बख्शी अभी तक साहब, देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक के आज के स्टेप्स जो हैं वो जो साक्षी बता रही हैं उसकी तरफ एक बड़ा कदम माना जा सकता है। देखिए उस तरफ एक कदम तो है। कुछ और तथ्य हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि हमारे शेयर मार्केट के लोगों ने, साक्षी ने भी रखे हैं। उसमें एक ये है कि देखिए कोई भी बिजनेसमैन पैसा लगाएगा, जैसे संजय जी ने कहा, लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली प्रॉफिट मैटर करता है। और अभी तक हम 3 साल से बात कर रहे हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट नहीं हो रहा है अभी तक। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? अब ये कहा जा रहा है कि एक स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा कि प्राइवेट जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उनका, कॉर्पोरेट्स का, उसका वो खाली 56% जो है वो दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि पहले 114% होता था। मतलब अपना कैश फ्लो भी और बोरो करके भी। तो इसका मतलब वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि चाहे वो ट्रंप साहब के चलते हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स के जो दूसरे कारण हैं उनकी वजह से हो, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड में एक सेचुरेशन सा लग रहा हो, या बाइंग कैपेसिटी नहीं हो जिसको बूस्ट करने की कोशिश की गई इनकम टैक्स से। तो डिमांड अगर बिजनेसमैन को दिखाई देगी तो वो जरूर लगाएगा। अरविंद सुब्रमण्यन साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी कि इंडिया में आप अपनी मार्केट, इंडियन मार्केट को देख के ही काम करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको एक्सपोर्ट मार्केट अनलिमिटेड है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में इस टाइम काफी क्लाउडेड है, टैरिफ्स की वजह से, जियो पॉलिटिक्स के दूसरे कारणों की वजह से। तो अगर कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे अभी इस बात को बजट में लेदर को बूस्ट देने की बात की गई है या टॉय इंडस्ट्री को बूस्ट देने की बात कही गई है, वो एक्सपोर्ट मार्केट्स के हैं दोनों चीजें। उनका कहाँ ग्रोथ हम देख रहे हैं? एक्सपोर्ट मार्केट में। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में अभी भी बहुत से कारण हैं, चाहे वो रुपी को हमने काफी कम डेप्रिसिएशन हुआ कुछ समय के लिए बीच में, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उतनी नहीं है। अब देखिए इवन इनफ्लोज फंड्स के जो हैं, इक्विटी में फंड कम आ रहे हैं क्योंकि जो भी रीजन है उनको प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नजर नहीं आ रही है। और हालांकि संजय जी ने भी कहा, अनुराग जी ने कहा, उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका मतलब ये था कि देखिए नया क्यों, अगर आईपीओ आता है किसी कंपनी का जो अनलिस्टेड नहीं थी अभी तक तो ठीक है, या उसका आईपीओ आता है कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर ऑफर पर सेल आता है जिसमें प्रमोटर पैसा निकाल रहा है बाहर,
तो उससे एक चिंता वाली बात ये आती है, क्योंकि वो कंपनी के ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा है पैसा, वो कहीं या तो अपने प्रमोटर इस्तेमाल के में ला पास रहे जा हैं, वो नई कैपेसिटी, या चाहे Hyundai हो जो बाहर लेके चला गया पैसा, या व्हर्लपूल है जो बाहर लेके चला जाएगा, या इंडियन प्रमोटर जो अपने पास लेके चला जाएगा। तो एक्सपोर्ट की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन अभी बड़ी बात आपने कही। हाँ, इस पर मैं बख्शी साहब आगे भी आऊँगा, चूंकि फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट दिया वो कितना प्रैक्टिकल दिख रहा है ये भी साक्षी से पूछूंगा। और सबसे बड़ी बात कि एसआईपी की जो हालत अनुराग जी ने बयां की है फ्यूचर, वो क्या अब क्या एसआईपी लोग बंद कर दें क्या, ऐसा कई लोग पूछ रहे होंगे, तो इस पर भी आपसे जवाब लूंगा। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं।